कभी ऐसा लगता है जैसे हम लगातार भाग रहे हैं पर मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो आज की हमारी चर्चा शायद आपके काम आए। आज हम टिमो केंडर की किताब वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ऑफिस से या घर से काम करते हुए महसूस करते हैं कि भाई दिन भर व्यस्त तो रहे पर असल काम कम ही हो पाया। हमारा मकसद कोई लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाना नहीं है, बल्कि इस किताब से वो ठोस रणनीतियां निकालना है जो हमारे काम करने के तरीके को वाकई बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी रणनीति या टिप पर कूदने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि असल प्रोडक्टिविटी मतलब पर्सनल प्रोडक्टिविटी की एक मजबूत नींव होती है। जैसे एक इमारत बिना ठोस बुनियाद के खड़ी नहीं रह सकती, आप जानते हैं, वैसे ही बिना सही नींव के स्मार्ट तरीके से काम करना लगभग नामुमकिन है। अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर आप कितनी भी अच्छी तकनीकें लगा लें, वो बात नहीं बनेगी। तो ये नींव क्या है फिर? किताब किन चीजों को सबसे अहम मानती है इसकी बुनियाद के लिए? किडेंजियर के अनुसार इस नींव के 4 मुख्य पत्थर हैं। पहला है सही मानसिकता, मतलब प्रॉपर माइंडसेट। आपकी सोच, आपका नजरिया आपकी प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर डालता है। यहाँ कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट वाली बात बहुत अहम है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये विश्वास की मेहनत और सीखने से हमारी काबिलियत बढ़ सकती है। ये उस फिक्स्ड माइंडसेट से कहीं बेहतर है जो सोचता है कि भाई हमारी योग्यताएं तो बस इतनी हैं, बदल नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट हमें मुश्किलों को सीखने के मौके की तरह देखने में मदद करता है। ये तो दिलचस्प है, यानी शुरुआत तो दिमाग से ही होती है। और बाकी 3 पत्थर क्या हैं? दूसरा है शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नियमित व्यायाम, चाहे वो हल्का ही क्यों न हो। इससे हमारे एनर्जी लेवल को बहुत फर्क पड़ता है। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करता है कि शारीरिक गतिविधि सीधे तौर पर फोकस और याददाश्त जैसे दिमागी कामों को बेहतर बनाती है। लेखक ने खुद महसूस किया कि कैसे व्यायाम ने उनका मूड सुधारा, क्रिएटिविटी बढ़ाई और हाँ, नींद को भी बेहतर किया। अच्छा। हाँ, पर यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी नया व्यायाम रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह जरूरी है। सही बात है। और तीसरा? तीसरा है संतुलित पोषण, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। हम क्या खाते हैं इसका सीधा असर हमारी ऊर्जा और हम कैसा महसूस करते हैं इस पे पड़ता है। किताब कहती है कि कोई एक जादुई डाइट सबके लिए नहीं है। जरूरी है कि हम ध्यान दें कि कौन सी चीजें खाने से हमें अच्छा महसूस होता है और एनर्जी मिलती है। और अगर उलझन हो तो किसी पोषण विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। और चौथा पत्थर? और चौथा और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पत्थर है पर्याप्त नींद, इनफ स्लीप। नींद की कमी हमारे प्रदर्शन, हमारी अलर्टनेस, याददाश्त, इन सब पर बहुत बुरा असर डालती है। और लंबे समय में ये वजन बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ सकती है। नींद की बात आते वो 8 घंटे वाला नियम याद आता है। क्या वो वाकई सबके लिए जरूरी है? किताब तो इसे एक मिथक बताती है। असल में हर किसी की जरूरत अलग होती है। अपनी जरूरत जानने का एक अच्छा तरीका है जैसे छुट्टी के दिनों में बिना अलार्म के सोएं और देखें कि आप कितने घंटे बाद खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्लीप डायरी भी मदद कर सकती है जिसमें आप नोट करें कि कब सोए, कब उठे और उठकर कैसा लगा। बेहतर नींद के लिए कुछ आम सुझाव भी हैं, जैसे सोने की जगह साफ, अंधेरी और शांत हो। सोने का कमरा सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल हो और सोने से कुछ घंटे पहले कैफीन, भारी व्यायाम या भारी भोजन से बचें। और हाँ, सोने जागने का एक नियमित समय बनाना भी बहुत मददगार होता है। तो ये तो हुई मजबूत नींव की बात। सही। सोच, शरीर का ध्यान रखना, अच्छा खाना और पूरी नींद। लेकिन इस नींव पर रोजमर्रा की इमारत कैसे खड़ी की जाए? मतलब वो कौन सी आदतें हैं जो हमें स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करती हैं? हाँ, यही पर किताब की जो रणनीतियां हैं वो काम आती हैं। पहली बड़ी बात है अपने दिन की शुरुआत सोच समझ कर करना। मास्टरिंग योर डे जैसे कहते हैं। प्लानिंग एंड प्रायोरिटी। अक्सर हम सुबह उठते ही ईमेल चेक करने लगते हैं या सीधे मीटिंग में कूद पड़ते हैं। किताब कहती है नहीं, दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। इसमें वो सुबह जल्दी उठने वाला सुझाव भी था ना, टिप 1, अपने लिए मी टाइम निकालना। हाँ, सुबह जल्दी उठना एक तरीका हो सकता है अपने लिए वो शांत समय निकालने का जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लेखिका स्टेफनी सिल्बरमैन का सुझाव है कि इसे धीरे धीरे अपनाएं, शायद हर कुछ दिन में 15 मिनट जल्दी उठकर। अच्छा, एकदम से नहीं? हाँ, धीरे धीरे। और हाँ, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, वरना वो नींद वाली नींव कमजोर हो जाएगी, है ना। इस सुबह के समय का इस्तेमाल आप ध्यान करने, व्यायाम, पढ़ने, लिखने या शायद किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कर सकते हैं। सुबह का समय तो मिल गया मान लीजिए, लेकिन फिर दिन भर के कामों का क्या? अक्सर लिस्ट इतनी लंबी होती है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। यहीं पर प्लानिंग काम आती है।
टिप 4, किताब का साफ कहना है, बिना योजना के दिन शुरू ना करें। नेवर स्टार्ट योर डे अनप्लान्ड। सबसे अच्छा है कि एक रात पहले ही अगले दिन के लिए योजना बना लें। कागज पर या किसी ऐप में अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें। सिर्फ 3? हाँ, 3 सबसे जरूरी। ये वो काम होने चाहिए जिन्हें पूरा करने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन्हें सुबह सबसे पहले करने की कोशिश करें। चाहे तो कुछ कम जरूरी काम भी लिख सकते हैं, पर फोकस उन 3 पर हो। 3 सबसे जरूरी काम। लेकिन अगर दिन में अचानक कोई और जरूरी काम आ गया तो? मुझे याद है किताब में मार्क फोर्स्टर की बंद सूची वाली बात थी। वो थोड़ी अव्यवहारिक नहीं लगती कि लिस्ट में नया काम जोड़ना ही नहीं है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, बंद सूची का आइडिया थोड़ा सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सोच यह है कि हम अपनी बनाई योजना पर टिके रहें और लगातार आने वाले नए कामों से अपनी प्राथमिकताएं भटकने न दें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसे संभालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि दिन की शुरुआत में जो मुख्य काम तय किए थे उन्हें पूरा किया जाए। शायद इसका एक व्यवहारिक रूप ये हो सकता है कि लिस्ट बनाते समय थोड़ी गुंजाइश रखी जाए, या जैसा किताब सुझाती है, थोड़ा निराशावादी बने। निराशावादी मतलब अनुमान से थोड़े कम काम लिस्ट में रखें ताकि उन्हें पूरा करने का संतोष मिले। इससे निराशा कम होती है और जरूरत पड़ने पर आप अतिरिक्त काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, योजना बन गई, सबसे जरूरी काम भी पहचान लिए, अब आता है उन्हें करने का समय। किताब में वो मेंढक खाने वाली बात थी, टिप 6, ईट दैट फ्रॉग। ये असल में सबसे जरूरी काम पहले करने से ही जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल, ये मार्क ट्वेन का आइडिया है, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने काफी लोकप्रिय बनाया। सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लें और दिन में इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ, यानी अपना सबसे मुश्किल, सबसे अनचाहा लेकिन सबसे जरूरी काम जो आपका मेंढक है, उसे दिन में सबसे पहले निपटा लें। अक्सर हम ऐसे कामों को टालते रहते हैं और वो हमारे दिमाग पर बोझ बने रहते हैं। फिर वो असलियत से भी ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। उन्हें पहले खत्म करने से ना सिर्फ वो काम पूरा होता है, बल्कि बाकी दिन के लिए गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार वो मेंढक इतना बड़ा और डरावना होता है कि उसे खाने की हिम्मत ही नहीं होती, उसे टालने का मन करता है। हाँ, होता है। इसीलिए मानसिक तैयारी जरूरी है। शायद काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ नोट्स बना लें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और सबसे जरूरी, उस राहत की कल्पना करें जो काम पूरा होने के बाद मिलेगी। अक्सर, जैसा आपने कहा, काम का डर काम करने से ज्यादा बड़ा होता है। हम दीमू की योजना बनाई, प्राथमिकता तय की और सबसे मुश्किल काम से शुरुआत की। अब जब हम काम कर रहे हैं तो उसे प्रभावी ढंग से कैसे करें? आजकल ध्यान भटकना तो बहुत ही आम बात है। बिल्कुल, यहीं पर अगला सिद्धांत आता है। अपनी लय पहचानें और फोकस बनाए रखें। फाइंडिंग योर फ्लो, फोकस एंड रिदम। लगातार 8 घंटे मेज पर बैठे रहना प्रोडक्टिविटी की गारंटी नहीं है, ये तो पक्का है। किताब कहती है कि हमें अपनी इष्टतम कार्य लय, ऑप्टिमल वर्किंग रिदम समझनी होगी। टिप 2, इसमें वो पोमोडोरो टेक्निक और 90 मिनट वाले अंतराल जैसी तकनीकों का जिक्र था, है ना? हाँ, जैसे पोमोडोरो में 25 मिनट फोकस के साथ काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 90 मिनट के ब्लॉक में काम करना। क्योंकि शोध बताते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग लगभग 90 मिनट के चक्र में काम करते हैं। मतलब 90 मिनट फोकस, फिर थोड़ी एनर्जी कम होती है। एक और अध्ययन था ड्रॉगियम ग्रुप का, जिसमें पाया गया कि सबसे प्रोडक्टिव लोग औसतन 52 मिनट काम करते हैं और फिर 17 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 50-17, ये तो काफी सटीक है। हाँ, पर मुद्दा किसी खास तकनीक का नहीं, सिद्धांत का है। वो ये कि काम को फोकस वाले हिस्सों में बांटना और बीच में नियमित ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। टिप 11, ब्रेक लेना। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि ब्रेक मतलब काम चोरी या समय की बर्बादी। किताब और शोध इसके ठीक उलट कहते हैं। इलिनॉइस विश्वविद्यालय का अध्ययन बताता है कि छोटे ब्रेक ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को फिर से ताज़ा करते हैं। वो रिफ्रेश बटन की तरह हैं। ब्रेक के दौरान हमारा दिमाग पृष्ठभूमि में समस्याओं पर काम करता रहता है, जिससे हमें नए आइडिया भी आ सकते हैं। अच्छा, तो ब्रेक में क्या करना चाहिए? मतलब फोन चेक करना ब्रेक है? शायद वो सबसे अच्छा ब्रेक ना हो। जरूरी ये है कि ब्रेक में कुछ ऐसा करें जो आपको ताजगी दे। थोड़ी देर टहलना, पानी पीना, किसी सहकर्मी से थोड़ी देर काम के अलावा बात करना, या बस आंखें बंद करके कुछ पल शांत बैठना, ये सब बेहतर विकल्प हैं। फोकस वाले हिस्सों में काम करना और ब्रेक लेना, ये तब ज्यादा कारगर होगा जब हम एक समय पर एक ही काम कर रहे हों। सही कहा ना? वो मल्टीटास्किंग वाला मिथक जिस पर बात हुई थी, टिप 15। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। असल में ये हमारे दिमाग को लगातार एक काम से दूसरे पर स्विच करने पर मजबूर करती है। इससे न सिर्फ काम की गुणवत्ता गिरती है, बल्कि गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है और समय भी ज्यादा लगता है। हाँ, ये तो है। सोचिए कि आप फोन पर किसी जरूरी बात को ठीक से समझते हुए एक महत्वपूर्ण ईमेल बिना गलती के लिख सकते हैं। मुश्किल है ना? हाँ, बहुत मुश्किल। तो एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, ज्यादा तेज और प्रभावी तरीका है। 100% फोकस एक काम पर।
लेकिन आजकल के माहौल में ये 100% फोकस बनाए रखना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, सहकर्मियों के सवाल, अगर घर से काम कर रहे हैं तो परिवार की जरूरतें, इनसे कैसे निपटे? ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। बात करती है। टिप 3, पहला संचार उपकरण मतलब इंटरनेट, ईमेल, फोन, सोशल मीडिया। दूसरा, दूसरे लोग, सहकर्मी, परिवार। और तीसरा, हमारे अपने आंतरिक विचार जो मन में चलते रहते हैं। अच्छा, 3 तरह के। तो इनसे निपटने के क्या तरीके हैं? क्या हमें मतलब दुनिया से कट जाना चाहिए जब काम कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया से कटना तो हल नहीं है, संतुलन बनाना होगा। जैसे संचार उपकरणों के लिए सीमाएं तय करें। दिन में सिर्फ 2-3 बार निश्चित समय पर ईमेल चेक करना, बाकी समय ईमेल ऐप या टैब बंद रखना। नोटिफिकेशन बंद रखना, ये मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। हाँ, मैं समझता हूँ। यह हर जॉब प्रोफाइल के लिए शायद संभव ना हो, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। फोन को साइलेंट मोड पर रखना जब आप गहरे फोकस वाले काम में हों। लोगों से होने वाले विकर्षण के लिए विनम्रता से अपनी जरूरत बताना जरूरी है। ऑफिस में है तो शायद दरवाजे पर परेशान ना करें का साइन लगा सकते हैं, या कुछ देर के लिए किसी शांत कोने या खाली मीटिंग रूम में जा सकते हैं। या हेडफोन पहन लेना, भले कुछ सुन ना रहे हो। हाँ, ये भी एक ट्रिक है। घर पर हैं तो परिवार को अपने फोकस टाइम के बारे में बताएं। और आंतरिक विकर्षण मतलब मन में अचानक आने वाले विचारों के लिए एक विकर्षण सूची रखें। जब कोई गैर जरूरी विचार आए उसे फटाफट लिख लें और बाद में देखें। इससे वो विचार दिमाग से निकल जाएगा और आप वापस काम पर फोकस कर पाएंगे। ये विकर्षण सूची वाला आइडिया अच्छा है। अब ईमेल की बात करें तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होते लगते। किताब में ईमेल मैनेजमेंट टिप 9 और बैचिंग टिप 8 पर भी जोर था। हाँ, बैचिंग का मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ करना। जैसे सारे ईमेल एक साथ निपटाना, सारी फोन कॉल्स एक साथ करना, या सारी रिपोर्टिंग का काम एक साथ करना। इससे बार बार कॉन्टेक्ट स्विच करने से बचा जा सकता है, जिससे समय और दिमागी ऊर्जा दोनों बचते हैं। ईमेल के लिए खास रणनीति है, तय समय पर चेक करें और सुबह उठते ही तो बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन बंद रखें और प्रोसेसिंग का एक रूटीन बनाएं। प्रोसेसिंग रूटीन मतलब जब ईमेल खोलें तो तय करें, क्या इसे तुरंत डिलीट या आर्काइव कर सकते हैं, क्या 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं, या इसे बात के लिए टास्क लिस्ट में डालना है। अगर जवाब लंबा है तो क्या कॉल करना बेहतर रहेगा। इस तरह से इनबॉक्स को सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं बल्कि एक्शन लेने की जगह बनाएं। ये ASAP वाले ईमेल का क्या करें जब बॉस या क्लाइंट कहता है जितनी जल्दी हो सके? टिप 16 में शायद इसका जिक्र था, व्यस्तता को नियंत्रित करें। हाँ, ये एक आम समस्या है। किताब का सुझाव है कि ASAP यानी जितनी जल्दी हो सके का मतलब स्पष्ट करें। पूछें कि इसकी असल डेडलाइन क्या है, क्या ये वाकई अभी इसी वक्त होना है या आज शाम तक चलेगा। प्राथमिकता मिलकर तय करें। कई बार नहीं कहना सीखना पड़ता है, या कम से कम यथार्थवादी उम्मीदें तय करना जरूरी होता है। हाँ, न कहना मुश्किल होता है कई बार। मुश्किल होता है लेकिन जरूरी है। व्यस्त दिखने और वास्तव में प्रोडक्टिव होने में फर्क है। हमें उस व्यस्त काम, बिजी वर्क को पहचानना और नियंत्रित करना सीखना होगा जो असल में ज्यादा महत्व नहीं रखता। ये सब करने के लिए कुछ खास उपकरणों या तकनीकों का भी जिक्र था शायद किताब में। हाँ बिल्कुल, कुछ स्मार्ट उपकरण और आदतें, स्मार्ट टूल्स एंड हैबिट्स फॉर एफिशिएंसी भी हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे चेकलिस्ट बनाना, क्रिएट चेकलिस्ट्स। टिप 13, ये दोहराई जाने वाले कामों में गलतियां कम करने और कुछ भूलने से बचने में बहुत मदद करती हैं। काम को लगातार एक ही स्टैंडर्ड पर करने में मदद मिलती है। हाँ, जैसे प्लेन उड़ाने से पहले पायलट चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अतुल गवांडे 2 तरह की चेकलिस्ट बताते हैं। रीड डू, जैसे रेसिपी पढ़ो और फिर करो, और डू कन्फर्म, पहले काम याद से करो फिर चेकलिस्ट से पुष्टि करो कि सब हो गया। अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। एक और अहम बात है अपने उपकरणों को जानना। नो योर टूल्स। टिप 17, हम रोज कंप्यूटर्स, ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम उनका पूरा फायदा उठाते हैं? मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट सीखना, माउस का इस्तेमाल कम करना, प्रोग्राम की वो फीचर्स खोजना जिनसे काम आसान हो सकता है पर हमें पता ही नहीं। जैसे कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C, Ctrl+V। हाँ, या जीमेल में C दबाकर नया मेल कंपोज करना, टच टाइपिंग सीखना ताकि तेजी से लिख सकें, एप्लीकेशन लॉन्चर या पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर काफी समय बचा सकती हैं। किताब में कुछ और नुस्खे भी थे, जैसे पानी पीना टिप 5 और छुट्टी से पहले तैयारी टिप 14। ये भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। कैसे? कि ये दिमागी प्रदर्शन को 14% तक सुधार सकता है। डिहाइड्रेशन से फोकस कम होता है, तो डेस्क पर पानी की बोतल रखना एक आसान तरीका है। अच्छा, 14% तो काफी है। हाँ, और छुट्टी से पहले काम का एक स्नैपशॉट लेना, मतलब एक नोट बनाना कि कौन से ईमेल पेंडिंग हैं, किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, किससे क्या बात करनी है। ये आपको छुट्टी के बाद वापस ट्रैक पर आने में बहुत मदद करता है, वरना अक्सर हम भूल जाते हैं कि कहाँ छोड़ा था। हाँ, ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। सबके साथ होता है। इसी तरह काम सही तरीके से सौंपना, डेलीगेट द राइट वे,
टिप 10, अगर आपके रोल में ये संभव है तो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। बस जरूरी है कि निर्देश साफ हों और फॉलो अप हो। और अंत में ये जानना कि कंप्यूटर पर समय कहाँ जा रहा है। नो हाउ यू स्पेंड टाइम ऑन कंप्यूटर। टिप 18, इसके लिए टाइम ट्रैकिंग टूल का उपयोग करके आपको अपनी आदतों को समझने और सुधारने में मदद कर सकता है। पता चलता है कि असल में कितना समय फेसबुक या न्यूज साइट पर गया। तो आज हमने टिमो केंडर की किताब वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर के जरिए स्मार्ट तरीके से काम करने की कई परतों को समझा। एक मजबूत नींव बनाने से लेकर दिन की सही योजना और प्राथमिकता तय करने, फोकस और अपनी लय बनाए रखने, विकर्षणों को संभालने और सही उपकरणों और आदतों का इस्तेमाल करने तक, ये 18 अलग-थलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक पूरी सोच है, एक नजरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक पूरी सोच है। और किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। इन 18 में से कोई एक रणनीति चुनें जो आपकी आज की सबसे बड़ी चुनौती से मेल खाती हो। उसे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदलें, ढालें और सबसे जरूरी उसे अमल में लाएं, उसे आजमा कर देखें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी रणनीतियों में से वो कौन सी एक छोटी सी आदत या बदलाव है जिसे अगर आप कल से ही अपनाना शुरू करें तो आपके काम करने के तरीके में सबसे बड़ा सकारात्मक फर्क आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।